देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद ना आइंस्टाइन से पूछा गया कि ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद तो देखो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद में। तो अगर इन एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल अगर तीसरे विश्व युद्ध में होता है तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने जवाब दिया कि देखो मुझे ये तो नहीं पता कि कितने और कैसे वेपन्स का यूज होगा तीसरे विश्व युद्ध में, लेकिन मुझे ये जरूर पता है चौथे विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। चौथा विश्व युद्ध तो बिल्कुल लाठी डंडों और पत्थरों की सहायता से लड़ा जाएगा। उन्होंने देखो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ना न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने की एक होड़ मच रही थी विभिन्न देशों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में। और ये ऐसे वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया जाता है, हिरोशिमा नागासाकी में आइंस्टाइन देख चुके थे कितनी ज़्यादा तबाही मची है। तो जब देखो ऐसे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल युद्ध में होगा तो फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन बचेगी ही नहीं, और जो लोग बचेंगे ना उनको मजबूर होना पड़ेगा पुराने तौर तरीकों से जीने के लिए। तब से लेके आज तक तो देखो आपको पता है और भी ज़्यादा एडवांस वेपन्स बनाए जा चुके हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा हैं। और ये जो रेस है नए नए हथियारों को डेवलप करने की, ये रेस न जाने कब रुकेगी, इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे आइंस्टाइन। डेट आज की है 19 मार्च 2024। आज बहुत ज़बरदस्त सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सुपर पावर बनना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है। दूसरा, वायलेंस, होमलेसनेस और सबसे लास्ट में वुमेन मेंटल हेल्थ, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। और सबसे लास्ट में अग्नि 5 MIRV वेरिएंट, ये DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया, क्या मायने हैं इसके, क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, विभिन्न देशों के बीच में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सुपर पावर बनने के लिए जो कंपटीशन चल रहा है ना, इस इशू से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में GS पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन क्या है, देखो आर्टिकल में इंट्रोडक्शन में कहा जाता है 2022 में ना US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से एक सवाल पूछा जाता है, अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो क्या US से बीच में आएगा। बाइडेन ने ना बिल्कुल क्लियर आंसर दिया, यस, कि हम बीच में आएंगे। देखो ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट था। शॉकिंग स्टेटमेंट कैसे, क्योंकि ना अभी तक US ने ना ताइवान के संदर्भ में एक एम्बिगुअस पॉलिसी रखी थी। एम्बिगुअस पॉलिसी मतलब ना तो US से क्लियर करता था कि हम बीच में आएंगे और ना ही US से मना करता था कि हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 2022 में जब बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने स्पेशली और बिल्कुल क्लियरली कहा कि हाँ हम बीच में आएंगे। तो USA ने अपना स्टैंड चेंज क्यों किया। दरअसल USA के इस चेंज के पीछे 2020 में लगा लॉकडाउन है। आपको शायद याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा ना कोविड-19 की महामारी के कारण, तो अचानक से पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद कर दी। क्यों बंद कर दी, एक चीज की उन्हें सबसे ज्यादा किल्लत हो रही थी, वो थी चिप। छोटी सी चिप जो आज के समय में हर जगह यूज होती है। लगभग सभी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये चिप अवेलेबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी रोकनी पड़ी और बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम से निकालना पड़ा। तो विभिन्न देशों का ज्यादा ध्यान गया उस समय इस सेमीकंडक्टर चिप पर। हालांकि देखो सेमीकंडक्टर चिप पहले से इंपॉर्टेंट थी सभी देशों के लिए, लेकिन तब पता लगा, तब ये एहसास हुआ कि यार ये तो लाइफलाइन बन चुकी है। मतलब सेमीकंडक्टर चिप के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज भले ही देखो USA टेक्नोलॉजी में सुपर पावर है, लेकिन उसकी पूरी सिलिकॉन वैली जिस माइक्रोचिप पर डिपेंड करती है वो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TMSC प्रोवाइड करती है। समझ गए, USA की डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा ताइवान की इस कंपनी के ऊपर TSMC। ये कंपनी क्या करती है, ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
ये कंपनी माइक्रोचिप्स के लिए सेमीकंडक्टर बनाती है। एक आंकड़ा आपको देता हूं, देखो वर्ल्ड में जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, 60% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान से आती हैं। समझ गए? एक और आंकड़ा, वर्ल्ड में जितनी भी एडवांस चिप्स यूज होती है ना, एडवांस चिप्स बहुत छोटी होती है साइज में और बहुत तेज होती है ऑपरेशंस में, तो ऐसी 90% जो एडवांस चिप्स है ना, वो ताइवान से आती हैं। अब बताओ यूएसए क्यों ना ताइवान की सुरक्षा करे? इसी वजह से तो देखो चाइना हर हाल में ताइवान पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है और यूएसए हर हाल में ताइवान को फिलहाल के समय में बचाना चाहता है। तो ये एक प्रकार से चिप वार है, क्योंकि आज आपको पता है टीवी, मोबाइल, एसी, ऑटोमोबाइल सब चीजें चिप के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रडार, सैटेलाइट्स, मिसाइल, फाइटर जेट, इन सब में भी माइक्रोचिप का इस्तेमाल होता है। अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो ये यूएसए की सिक्योरिटी के साथ साथ देखो इंडिया की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल देगा, क्योंकि इंडिया अपनी चिप के लिए 100% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है और वो भी मोस्टली ताइवान पर। हमारी जितनी भी चिप की रिक्वायरमेंट है ना, ज़्यादातर ताइवान से ही पूरी होती है। इसलिए इंडिया आज अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर चिप के सेक्टर में एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। मतलब इंडिया चाहता है कि हम खुद इस प्रकार की माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। और इसके लिए सरकार ने देखो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च भी किए हैं, पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया है, ताकि आत्मनिर्भर बन सके माइक्रोचिप के मामले में। इस आर्टिकल में हम जानेंगे भी कि इंडिया के जो प्रयास हैं क्या वो वास्तव में सफल हो सकेंगे, सब जानेंगे बिल्कुल बेसिक्स की सहायता से। देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए। सेमीकंडक्टर आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टर एक तरफ और इंसुलेटर दूसरी तरफ, दोनों के बीच में होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। और इसका यूज ना माइक्रोचिप के बेस के लिए होता है। माइक्रोचिप का बेस बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और जिस प्लांट में इसे बनाया जाता है ना, उस प्लांट को बोलते हैं फैब्रिकेशन प्लांट या फिर फैब यूनिट। समझ गए? और आज ना बहुत गिनी चुनी कंपनीज हैं जो ये फैब्रिकेशन प्लांट बना सकती हैं या फिर यूं कहें चिप बना सकती हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, ताइवान की कंपनी है TSMC। इसके अलावा इंटेल कंपनी है जो चिप बनाती है, AMD है, सैमसंग है, ये भी चिप बना सकती है। समझ गए? देखो एक और चीज, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी सेमीकंडक्टर पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि देखो 1980 से ही इंडिया चिप बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ना पहले इंडिया ने उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जितना इंडिया आज दे रहा है। इंडिया ने 2007 में जब अपनी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया ना, तब इंटेल और AMD जैसी बड़ी कंपनीज ये इंडिया में आना चाहते थे, बिल्कुल रेडी थे। पर देखो हमारी उस समय की 2007 की सेमीकंडक्टर पॉलिसी इतनी ज़्यादा रिजिड थी कि ये कंपनीज नहीं आई। इंडिया ने इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से मना कर दिया था। और सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में ना बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। और सेमीकंडक्टर प्लांट आप लगाते हो, डेवलप होने में 10 से 20 साल तक का वक्त लग जाता है। इसलिए आज तक कोई बड़ी कंपनीज सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया में नहीं आई और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया इसकी वजह से 10 से लेके 20 साल पीछे चला गया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। उस समय अगर हमने लीड लिया होता ना, तो उसका फायदा हमें आज देखने को मिलता। दूसरा बड़ा कारण देखो ये कंपनीज नहीं आई इंडिया में क्योंकि इंडिया के पास ना रॉ मटेरियल की कमी है, क्योंकि चिप बनाने के लिए सिलिका, जर्मेनियम और गैलियम ऐसे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इंडिया के पास ना ये सफिशिएंट नहीं है, हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तीसरा बड़ा कारण ये कंपनीज इंडिया में नहीं आई, इंडिया की इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई। अब तो देखो पावर सप्लाई के मामले में हम फिर भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले तो बिजली नहीं आती थी, लंबे लंबे कट लगते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में अच्छा नहीं था। और पानी की कमी भी, सेमीकंडक्टर के प्लांट ना
सेमीकंडक्टर के प्लांट्स को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इंटेंसिव वाटर चाहिए। लेकिन इन कंपनीज को लगा कि इंडिया में ये अच्छे से उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने फैसला लिया कि इंडिया में नहीं जाते हैं। हालांकि इंडिया ने अपनी हिस्टोरिकल मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए 2021 में अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसमें इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए, मतलब इंडिया कहता है कि आप यहाँ पे ये चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और बदले में हम आपको 50% सब्सिडी देंगे, जितना खर्चा आ रहा है 50% हम देंगे आपको। इसके लिए सरकार ने 72,000 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया। सरकार ने सीधा सीधा बोला बड़ी कंपनीज को, आप इंडिया में फैब यूनिट लगाइए, 50% कॉस्ट इंडिया बियर करने को तैयार है, क्योंकि इंडिया को पता है कितनी ज्यादा जरूरी है ये चिप्स। सरकार बोली आप इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन मत लीजिए, हम आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, बिजली पानी सब जो आपको चाहिए, आप बोलो तो सही भाई। तो इस स्कीम के बाद ना कई सारी बड़ी कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करने का मन हुआ। जैसे देखो, सबसे पहले शायद आपको याद हो, फोक्सकॉन और वेदांता, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर अनाउंस किया कि हाँ हम इंडिया में सेमीकंडक्टर यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे और जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे $19 बिलियन। लेकिन ना एन मौके पे दोनों ने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया, क्योंकि दोनों ने कहा कि भैया हम दोनों कैसे करेंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश, क्योंकि दोनों के पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, समझ गए। तो ये प्लान गया। लेकिन देखो हाल ही में एक और कंपनी है माइक्रोन एक कंपनी है, उस कंपनी का कहना है कि हम इंडिया में $2.75 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और चिप मैन्युफैक्चर करेंगे। कौन सी कंपनी है? माइक्रोन। कितना इन्वेस्ट करेगी? $2.75 बिलियन। बहुत छोटा लिख दिया है ना, ऐसे तो दिखेगा भी नहीं, चेंज करवाऊंगा इससे मैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी ने भी बोला कि हम ताइवान की एक और कंपनी है, बड़ी कंपनी है PSMC, इनके साथ में टाई अप कर रहे हैं और टाई अप करके हम हमारे देश में 28 नैनोमीटर की चिप मैन्युफैक्चर करेंगे और ये प्लांट हमारा रेडी हो जाएगा 2026 से पहले। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है, थोड़ा छोटा है। लेकिन देखो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया के सेमीकंडक्टर चिप का ना ग्लोबल हब बनने का प्लान थोड़ा अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक कैसे है वो पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूं। इंडिया में जो भी प्लांट्स बन रहे हैं ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चिप के लिए इंडिया में बन रहे हैं, वो देखो फोकस कर रहे हैं डिजाइनिंग पे, असेंबली पे, पैकेजिंग पे, टेस्टिंग पे, लेकिन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, जो सबसे ज्यादा मेन है। समझ गए? इंडिया में जो 28 नैनोमीटर या इससे ऊपर की चिप बनेगी, जो टाटा प्लस में PSMC मिलके बनाएंगे, ये देखो टाटा प्लस PSMC मिलके 28 नैनोमीटर की चिप बनाएंगे। अब देखो बात ये है, IBM जैसी जो कंपनीज है ना, IBM जैसी कंपनीज बहुत छोटी छोटी चिप्स बना रही हैं 1 नैनोमीटर तक की। ये एडवांस चिप्स हैं। iPhone 15 जो आया है ना, इसमें 3 नैनोमीटर की चिप लगी है, जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है। सेमीकंडक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे देखो TMSC, इसके अलावा AMD, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन्होंने इंडिया में आने से मना कर दिया है, जिनके पास में एक्चुअल में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, एक्चुअल में ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं। ये तो देखो सिर्फ USA और यूरोप में ही इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि USA और यूरोप दोनों ही ज्यादा इंसेंटिव और सब्सिडी देकर इन कंपनीज को लुभा रहे हैं। जैसे USA की बात करें, US ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए $57 बिलियन पैकेज देने का अनाउंस किया। अब इंडिया देखो इतना अमीर तो है नहीं, इतना ज़्यादा पैसा इंडिया के पास है नहीं, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी लेट हो चुका है। 2020 के बाद कई सारी बड़ी कंपनीज ने ना चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की, इंडिया ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, और कई सारी कंपनीज ने मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोची और यहां पे वो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने वाले हैं, इंडिया में नहीं।
इंडिया की एबिलिटी पे कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चंस उठाते हैं, एप्पल की हमारे देश में ना कास्टिंग हुई तो एप्पल के प्लांट में ना 50% रिजेक्शन रेट देखा गया, जबकि चाइना में ये रेट 0% है। तो कुछ लोग बोलते हैं जब देखो एप्पल फोन की कास्टिंग में इतना रिजेक्शन है, तो चिप की जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहां पे भी रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा देखो जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, उनके लिए इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे 60% जर्मेनियम, 90% गैलियम, ये हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और सबसे लास्ट कंसर्निंग पॉइंट ये है, इंडिया के पास मैन पावर तो देखो है, इंडिया के पास मैन पावर है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है सेमीकंडक्टर्स के मामले में। जब ताइवान ने देखो सेमीकंडक्टर पे फोकस करना स्टार्ट किया ना, तो ताइवान के जो स्किल्ड लोग थे ना यूएसए में या दूसरे देशों में, ताइवान ने उनको बुला लिया वापस अपने देश में कि आप यहां पे आओ, आपको देश की जरूरत है। लेकिन देखो फिर भी कुछ पॉजिटिव पिक्चर है इंडिया के लिए। पॉजिटिव पिक्चर जैसे देखो सेमीकंडक्टर के रिसर्च में आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसर्चर लगे हुए हैं ना, उसमें 20% तो इंडियंस हैं। चाहे वो यूएसए में काम कर रहे हो, यूरोप में काम कर रहे हो, तो इन लोगों को इंडिया को यूज करने की आवश्यकता है। इंडिया का टैलेंट इंडिया के काम आना चाहिए। और दूसरी चीज 28 नैनोमीटर की चिप टाटा ज्वाइंट वेंचर में बनाएगा। देखो बेशक चिप थोड़ी बड़ी है, ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन देखो आज इस चिप की डिमांड सबसे ज्यादा है। टीएमएससी जैसी कंपनीज का रेवेन्यू इन्हीं चिप से ज्यादा निकलता है। इवन बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, टीएमएससी, इंटेल, उनका भी रेवेन्यू इतने साइज की चिप से ही ज्यादा निकलता है। और देखो दूसरी बड़ी बात, मलेशिया में अभी इंटेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करेगा, लेकिन मलेशिया ना इसके लिए 1970s से प्रयास कर रहा है। इंडिया अभी से अगर सीरियस प्रयास स्टार्ट करेगा तो चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया किसी ना किसी प्रकार से जुड़ जाएगा। और कल को देखो इंटेल जैसी कंपनीज भी फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हो जाएगी। कम से कम इकोसिस्टम तो बने। तो अभी इकोसिस्टम बनने की शुरुआत होगी और बाद में फिर बड़ी कंपनीज भी आएंगी और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट भी स्टैब्लिश होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ, तीनों के बीच में ना एक गहरा नाता है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी हमारे देश में जो फिजिकल वायलेंस का सामना करती हैं? आंकड़ा देखो काफी चौंकाने वाला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार 18 से लेके 49 यानी 49, 18 से लेके 49 एज ग्रुप में 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने फिजिकल वायलेंस का सामना किया है, और 6% महिलाएं ऐसी इस एज ग्रुप में 18 से लेके 49 के बीच में जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस का सामना किया है। आप बोलोगे कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखो, अगर देखो महिला के साथ में वायलेंस होता है घर में, तो जाहिर तौर पे वो महिला मेंटल हेल्थ से संबंधित इश्यूज फेस कर सकती हैं। और कई बार उल्टा भी होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इस वजह से वायलेंस का सामना करना पड़ता है। ये वाइस वर्सा वाली चीज है। लेकिन आप सिंपल फॉर्म में समझिए, अगर वायलेंस होता है तो फिर वो महिला एंजाइटी, टेंशन, दूसरी तरह के जो मेंटल हेल्थ संबंधित चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, इन सब का शिकार होती हैं। और अगर देखो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा, सहन करने लायक नहीं, तो फिर उस महिला को घर छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। मतलब बेघर हो जाती है वो महिला, ताकि वायलेंस का जो साइकिल है उसे छुटकारा पाया जा सके। तो तीनों चीज़ें आपस में ये इंटरलिंक्ड हैं। वायलेंस प्लस में मेंटल हेल्थ प्लस में होमलेसनेस। बनियान ये एक एनजीओ है जो काफ़ी सालों से ऐसी महिलाओं की मदद करता आया है, खास करके वो महिलाएं जो वायलेंस से बच के जिन्होंने घर छोड़ दिया और वो अब बेघर हो गई। तो ऐसी महिलाओं की मदद करता आया है ये एनजीओ बनियान। इनका कहना है जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, उन डिसऑर्डर्स में वायलेंस एक रीज़न कंसिडर ही नहीं किया जाता।
मतलब बहुत सारे रीजंस कंसिडर किए जाते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर क्यों है, जैसे इवन बच्चे के जन्म के बाद में डिप्रेशन का शिकार होना, ये तक फैक्टर कंसिडर किया गया है। लेकिन वायलेंस की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इस इश्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो ये पूरा आर्टिकल वैसा ही है, लेकिन मैंने ना पॉइंट में समराइज कर दिया ताकि आपको पॉइंट याद रहें, पॉइंट आप यूज कर उसको आंसर्स में। ये जैसे साइकिल ऑफ हार्म, बियॉन्ड क्लिनिकल डेफिनेशन, होमलेसनेस एज ए कॉम्प्लेक्स चॉइस, इनसे आपको याद हो जाएगा, सारे कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। अब देखो हिस्टोरिकल टूल ऑफ ऑपरेशन, सदियों से देखो महिलाओं को दबाने के लिए ना एक मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा, ये बोल दिया जाता है किसी महिला को कि ये चुड़ैल है, ये जादू टोना करती है। देखा होगा ना आपने, मूवीज में भी दिखाया जाता है कि गांव वाले किसी महिला को गांव से निकाल देते हैं ये कह के कि ये चुड़ैल है, जादूगरनी है, टोना टोटका करती है। देखो ये ना एक प्रकार का मेथड होता है कि उस महिला के ऊपर ना एक टैग लगा दो मैडनेस का, ये पागल है। इससे ना उस महिला को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है। आमतौर पे ऐसी महिलाओं के ऊपर ये टैग लगाया जाता है जो ना सोशल नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश करती हैं, समाज के बनाए हुए जो रूल हैं उनको तोड़कर आजादी से जीने की कोशिश करती हैं। तब आमतौर पे ऐसी महिलाओं के ऊपर ये मैड वाला टैग लगा दिया जाता है। और बहुत बार ना महिलाएं क्या करती हैं, कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं जानबूझ के, यूं बोलती हैं कि हाँ मैं पागल हूं, जानबूझ के, क्योंकि ऐसा बोल के फिर वो आसानी से सोशल नॉर्म्स को तोड़ सकती हैं। समझ गए पॉइंट आप? ये देखो कुछ महिलाएं जो वायलेंस फेस कर रही होती हैं या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रही होती हैं, वो अपनी आजादी पाती हैं ये कह के कि हाँ मैं पागल हूं। ऐसा करके वो सोशल नॉर्म्स जो उनके ऊपर इंपोज कर दिए गए हैं ना पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा कि आप ये मत करो, महिलाएं ये नहीं करती, तो वो महिलाएं कहती हैं कि भैया मैं तो पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं आपकी सोशल नॉर्म्स नहीं मानूंगी, मैं सोशल रूल्स नहीं मानूंगी। तो ये कह के वो एक प्रकार से आजादी हासिल कर रही होती हैं। लास्ट में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये कोई आइसोलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, जैसे वायलेंस, होमलेसनेस। तो आप कैसे सुधार ला सकते हो, कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए। अभी महिलाएं घर में काम करती हैं ना, ये देखो अनपेड लेबर की तरह है, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है लेकिन उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये कह दिया जाता है पैट्रियार्कल समाज के द्वारा कि तुम तो घर में हो, पुरुष कमा रहे हैं, जबकि देखो महिलाएं ज़्यादा मेहनत करती हैं। महिलाओं की एक्सेस होनी चाहिए, बेसिक इनकम उनके पास में होनी चाहिए, घर उनके नाम पे हो, लैंड ओनरशिप उनके नाम पे हो, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो। तो इन सब चीज़ों से ना बेघर होने की जो संभावनाएं हैं ना वो कम हो जाती हैं। फिर राइटर कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को शुरुआत से ही सिखाया जाए, लड़का लड़की बिल्कुल एक समान। एजुकेशन में इस प्रकार की एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए कि लड़के या लड़की को आप कुछ मतलब उनके साथ में मिथ या स्टिग्मा अटैच ना करो, ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है। शुरुआत से ही एजुकेशन ऐसी दी जाएगी बढ़िया ढंग से, तो फिर बाद में देखो वही बच्चे बड़े होंगे एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि खाना बनाना लड़की का काम है और पुरुष बाहर जाके काम करेगा। अगर बच्चों को ही ये चीज़ सिखा दी जाए तो वही बच्चे तो आगे जाके बड़े होंगे ना। फिर देखो एक बात राइटर के द्वारा ये भी बोली जाती है, चाइल्डहुड एडवर्सिटी को एड्रेस किया जाए। बच्चे जैसे बचपन में एब्यूज़ फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट फेस करते हैं पेरेंट्स का या परिवार का, गरीबी में जीते हैं, तो इस वजह से ना उनका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। तो चाइल्डहुड एडवर्सिटी को भी एड्रेस किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और ये अच्छा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अग्नि 5 मिसाइल के सफल एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। आप सिलेबस के जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली देखो DRDO ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसे देखो दिव्यास्त्र भी बोला जा रहा है। इस टेस्ट का स्ट्रेटेजिक
कंसिक्वेंस बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन उठता है कैसे? सबसे पहले देखो हम बेसिक चीजें समझते हैं। अग्नि 5 ना एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कितना है? रेंज है 5000 किलोमीटर से ज्यादा। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल चाइना तक के टारगेट्स को हिट कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो अग्नि 5 को ना सिर्फ इसकी रेंज के लिए नहीं बल्कि इसकी ताकत और इसके पोटेंशियल की वजह से एप्रिसिएशन मिल रहा है। अग्नि 5 का जो वेरिएंट अभी टेस्ट हुआ ना, इसमें MIRV इंटीग्रेटेड है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। वैसे देखो ये जो टेक्नोलॉजी है नई नहीं है। 5 देश जो जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे US, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, इनके पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है MIRV। लेकिन अब इंडिया ने इस सिलेक्टेड क्लब को ज्वाइन कर लिया है। आप बोलोगे सर आप बताओ तो सही, है क्या ये MIRV? आसान शब्दों में समझते हैं। MIRV ये देखो एक ऐसा मिसाइल पेलोड होता है जो काफी सारे न्यूक्लियर वार हेड्स को एक ही साथ कैरी कर सकता है। समझ गए? मान लीजिए ये मिसाइल है, अब इसमें न्यूक्लियर वार हेड नंबर 1, न्यूक्लियर वार हेड नंबर 2, न्यूक्लियर वार हेड नंबर 3, न्यूक्लियर बॉम्ब मान लो, न्यूक्लियर बॉम्ब नंबर पहला, दूसरा नंबर न्यूक्लियर बॉम्ब, तीसरा नंबर न्यूक्लियर बॉम्ब। मिसाइल में के पेलोड में ये काफी सारे न्यूक्लियर वार हेड्स रखे जा सकते हैं, और ना सिर्फ रखे जा सकते हैं, लॉन्च होने पर एक ही समय में हर एक न्यूक्लियर वार हेड जो है अलग टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब जो MIRV इक्विप्ड मिसाइल होती है ना, वो एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकती है, जो देखो इसे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट वेपन बनाता है। ये डेवलपमेंट देखो इसलिए भी सिग्निफिकेंट है। आप ना इसको इंडिया और चाइना के संदर्भ में देखिए। रिसेंट ईयर्स में ना चाइना ने अपने मिसाइल्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने होंकी, ये देखो होंकी जिसे HQ-19 बोला जाता है, ये ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। समझ गए? अगर यूपीएससी पूछ ले HQ-19 क्या है, चाइना का ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। देखो ये काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए इंडिया ने मिसाइल लॉन्च की, उसको इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर देगा चाइना का ये डिफेंस सिस्टम। हालांकि देखो अभी कुछ एक्सपर्ट्स चाइना के इस इंटरसेप्टर की इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। क्या अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स पर यह इफेक्टिव होगा? चलो मान लिया एक पल के लिए ये इफेक्टिव है भी सही, बट अब चूंकि देखो अग्नि 5 का जो अगला वेरिएंट है इसमें तो MIRV टेक्नोलॉजी है। अब आपको पता है MIRV टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है? एक ही समय में कई सारे टारगेट्स को हिट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की सहायता से। अब देखो अग्नि 5 को हमने लॉन्च किया चाइना के अगेंस्ट। चाइना का मान लीजिए ये जो डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव हो भी गया, बट अग्नि 5 तो काफी सारे टारगेट्स को एक समय पे हिट करेगा ना, तो एक को अगर शूट डाउन कर भी दिया चाइना के इस इंटरसेप्टर ने, बाकी तो हिट करेंगे ना। इसी वजह से जो ये MIRV टेक्नोलॉजी इक्विप्ड अग्नि 5 हमने टेस्ट की है ना, बेसिकली ये चाइना के इस इंटरसेप्टर को अब नलीफाई करती है। मतलब ये इंटरसेप्टर हमारी अग्नि 5 MIRV को नहीं रोक सकेगा। ये देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए चाइना ने ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स की सहायता से। अब देखो इंडिया को रिटालिएट करना है, इंडिया को सेकंड स्ट्राइक करना है। पहली स्ट्राइक तो चाइना ने कर ली, इंडिया को सेकंड स्ट्राइक करनी है। तब देखो इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगी अग्नि 5 MIRV वाली की, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक में इंडिया के काफी सारे न्यूक्लियर वार हेड होंगे। अगर एक न्यूक्लियर वार हेड को चाइना के इंटरसेप्टर ने रोक भी दिया तो बाकी न्यूक्लियर वार हेड तो तबाही मचाएंगे ना चाइना में। इसलिए सेकंड स्ट्राइक में इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है इस अग्नि 5 वेरिएंट की।
इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप करना कोई आसान खेल नहीं था, इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंजेस को मास्टर करना पड़ता है। जैसे देखो न्यूक्लियर वार हेड्स को बहुत छोटा बनाना पड़ता है, इसके अलावा देखो एक्यूरेसी, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंडिया के पास देखो दिखते थी जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ना, जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, परमानेंट सीट जिनके पास में है सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने तो ना बहुत बहुत न्यूक्लियर टेस्ट किए MIRV को बनाने के लिए। इंडिया ने उतने सारे टेस्ट परफॉर्म नहीं किए। इसके बाद राइटर बोलते हैं अभी देखो ये तो नहीं पता जो अग्नि 5 वेरिएंट है डिकोए या फिर दूसरे काउंटर मेजर से लैस है या नहीं है। डिकोए मतलब काफ़ी बार देखो दुश्मन के जो रडार है ना और दुश्मन का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको कंफ्यूज करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, डिकोय वगैरह का। उनसे लेस है या नहीं है अग्नि 5 अभी नहीं पता है। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं DRDO एक लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM पे काम कर रहा है जो इंडिया के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इससे इंडिया को ना ट्रू न्यूक्लियर ट्राइड मिल जाएगा, मतलब जमीन, हवा और समुद्र से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की क्षमता। कुल मिला के देखो अग्नि 5 इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और बढ़िया काम किया है हमारे देश के साइंटिस्ट ने, जो हमारे डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक तो वायलेंस, होमलेसनेस और वुमेन मेंटल हेल्थ, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। नीचे वाला क्वेश्चन भी 250 वर्ड्स में है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से संबंधित। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। फिर ये क्वेश्चन प्री का यूपीएससी ने पूछा था 2023 के प्रीलिम में, इसी बार पूछा था। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए। सोच लिया? इस क्वेश्चन का आंसर देखो नाइदर 1 नॉर 2 है, यानी 4। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी डिस्कशन आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।